हे हेलो वेलकम गाइस। तो आपको पता है हमारा साइंस एंड टेक का ये कोर्स चल रहा है और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है इस पूरे कोर्स का। राइट, तो आज हम ये जो +2 क्लास की 10+2 क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग इनको लगता है कई लोगों को कि क्या बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, हमें डॉक्टर थोड़ी ना बनना है, हमें बायोलॉजी इतनी डीपली थोड़ी ना पढ़नी है। भाई, हम डीपली पढ़ ही नहीं रहे हैं। जो एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, आप देखेंगे जो पिछले लेक्चर्स हैं, 2-3 लेक्चर्स, जो 3 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी ले लिए हुए हैं, तो उसमें हमने सारी चीजें एप्लीकेशन बेस्ड ही पढ़ी है और ये आपके एनवायरनमेंट और आपका साइंस एंड टेक दोनों पोर्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि हाँ, क्या सिर्फ बायोलॉजी से काम चल जाएगा, फिजिक्स कब पढ़ेंगे, है ना। अब देखो, आपने साइंटिस्ट नहीं बनना है, राइट। और यूपीएससी देखो, ये फिजिक्स के क्वेश्चंस उतने पूछता नहीं है। जो पूछेगा 1-2 क्वेश्चन पूछेगा और वो बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। साइंस एंड टेक से तो आपके इसी से ही, बायोलॉजी से ही, आपके बायो से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं साइंस एंड टेक के, और वो एनवायरनमेंट के लिंक करके आपको बताए जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी और इनके प्रिंसिपल्स, बेसिकली आज हम प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भैया इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, आपको पता चलेगा कि राइट, इन सारी चीजों का, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कैसे करते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है, आपको पता चलेगा। ये रिकम्बिनेंट डीएनए, जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, ये कैसे होती है, राइट। और ये प्लाज्मिड्स वगैरह, ये क्या जहर चीजें हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली आपको ये भी पक्का ये क्लियर हो जाएगा कि यूपीएससी पिछले 1-2 साल से जो ये कॉम्प्लेक्स से बायो टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसी चैप्टर से ही पूछ रहा है, राइट। कई ऐसी टर्म्स हैं जो यूपीएससी ने पहले पूछी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? अब क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि बायोटेक्नोलॉजी भैया होती क्या है, हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, राइट। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन तो ये हुई, जैसे कि भैया वो सारी टेक्निक्स which use live organisms or enzymes for organisms of to produce products and processes useful to humans। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि कोई भी ऐसी टेक्निक, कोई भी ऐसे प्रोसेस जिसमें कि आप लाइव ऑर्गेनिजम्स को, जिंदा ऑर्गेनिजम्स और उनके किसी भी एंजाइम का यूज आप अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए करोगे। लेकिन ये देखो, एक बहुत मतलब एक रफ सी डेफिनेशन होगी। आज के दौर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज, वर्ड का यूज हम मोस्टली उन सारी टेक्नोलॉजीज के लिए करते हैं जहां पे आप जीन एडिटिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो। ओके, तो जहां भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है, मतलब एक बायोटेक्नोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट की बात वहां पे हो रही है। डेफिनेशन आपके लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कि भैया हाँ, क्या बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा होगा और क्या नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जांपल कि भैया अगर आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हो, कई लोगों को ये भी पता नहीं होता कि इन विट्रो वर्ड कहाँ यूज होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब भैया जो आपकी लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, राइट, वो जो रामायण वाला टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, आई होप आप सार्केज्म समझ पा रहे होंगे। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं उन्हें भी आप कहेंगे कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का हिस्सा है। जहां भी इन विट्रो टर्म की बात आएगी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऐसी टर्म्स पे क्वेश्चन पूछता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग, 2-3 ऑप्शन वो दे देगा, राइट। तो आपको पता होगा कि भैया इन विट्रो वर्ड जहां भी लग रहा है मतलब लैब ग्रोन चीजों के बारे में बात हो रही है। ये कुछ ऐसी टर्म्स का आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं कुछ भैया प्रिंसिपल्स पे कि भैया बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है, किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमारी जो आज की बायोटेक्नोलॉजी है वो काम कर रही है। और इसमें वो सारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने की अभी कोशिश करेंगे। आप देखेंगे 2018 में आरडीएनए टेक्नोलॉजी पे, रिकम्बिनेंट डीएनए, सिर्फ आरडीएनए पूछ लिया यूपीएससी ने पूछा कि रिकम्बिनेंट डीएनए रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा, मतलब इतना सिंपल स्टेटमेंट, इतना सिंपल क्वेश्चन, और वो इसी चैप्टर से उठाया हुआ था, आसानी से बन जाना था वो। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी अब सिंपली प्रिंसिपल्स पे पूछ रहा है। ओके, तो प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के? नंबर 1, जैसे इसकी जो कोर टेक्निक्स हैं,
बायोटेक्नोलॉजी के कि भैया किस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो, राइट। इसकी जो दो कोर टेक्नोलॉजीज हैं वो एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग कि भैया डीएनए और आरएनए को आप एडिट कर दो, उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे पिछले साल नोबेल प्राइज मिला था CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी को, ओके, ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी है। एक टेलन करके टेक्नोलॉजी होती है, TALLEN, ओके, और एक और टेक्नोलॉजी होती है जैसे आपकी जिंक फिंगर न्यूक्लियस जैसे हम कहते हैं, राइट। तो जहां भी ऐसी न्यूक्लियस जैसी चीजों की बात आई, मतलब कहीं ना कहीं जीन से ये बात आपकी जुड़ी हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये आपकी बात जुड़ी हुई है। दूसरा तरीका क्या होता है आपके जो कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी में ही जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बेसिकली ये क्या है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, कि सिंपली बायो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बायो प्रोसेस का मतलब वो पूरा प्रोसेस इंटरेक्शन, वो पूरी इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मीडियम्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट, वो हुआ आपका बायो प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंसान हो तो आप किस चीज का परिणाम हो, राइट। देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन पानी, हवा, राइट, और आपके अंदर जो आपकी प्रोटीन वगैरह है, नाइट्रोजन है ना, जितने भी आपके अंदर एलिमेंट्स है, इन सबका जब इंटरेक्शन हुआ तो आप बने। इस इंटरेक्शन को हम कहेंगे बायो प्रोसेस। अब इसी बायो प्रोसेस को रेगुलेट, इसी बायो प्रोसेस को मॉडिफाई करने की जो टेक्नोलॉजी है वो कहलाएगी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई, देखो जैसे आपने कोई वैक्सीन डिजाइन करनी हो, है ना, एंटीबायोटिक बनाने हो, डिजाइन नहीं, वैक्सीन प्रोड्यूस करनी हो, एंटीबायोटिक बनाने हो, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसा कोई भी ऐसा मीडियम बनाएंगे, मीडियम मतलब कोई भी ऐसा माध्यम, कोई लिक्विड या फिर कोई ऐसा सॉलिड माध्यम जहां पे आपको लगे कि हाँ भैया ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर सकता है, इस बैक्टीरिया को मैं ग्रो करवाऊंगा, इसकी मैं दवाई बना दूंगा, राइट, और फिर मैं एंटीबायोटिक उसका बना दूंगा, राइट। अगर आपको वैक्सीन बनानी है, फॉर एग्जांपल आरएनए वैक्सीन आपको बनानी है, तो आप एक ऐसा कोई एक मीडियम क्रिएट करोगे जिसमें कि वो आरएनए बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई कर सके, बहुत ही ज्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई कर सके, ताकि आपको वो वैक्सीन आपको जल्द से जल्द मिले, हाई क्वांटिटी में आपको मिले। तो ये हुआ आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, राइट। ये ऐसी चीजें जानने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन का कम से कम पता हो कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। बाकी इन सारी चीजों को अभी हम जीन क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इनको अभी आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। तो कुछ भी नहीं छूट रहा है इन सारे लेक्चर्स में। एंड एसेक्सुअल, यस, एक इंपॉर्टेंट बात कि भैया आपकी जो रिप्रोडक्शन होती है ये आपकी दो तरीके की हो सकती है, राइट। एक आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो आपकी नेचुरल होती है, फॉर एग्जांपल एक मेल और एक फीमेल, इनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरेक्शन हुआ और आगे बच्चा पैदा हो गया, ये हुआ आपका सेक्सुअल प्रोडक्शन। एक हुआ एसेक्सुअल प्रोडक्शन, मतलब जैसे आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट। लैब के अंदर आपने कोई ऐसा कोई मीडियम ग्रो किया और वहां पे आपने बच्चा पैदा कर दिया लैब के अंदर, वो हुआ एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, ओके। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू। मतलब जितनी भी जेनेटिक आपकी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास अभी अवेलेबल है, ये बस उसको प्रिजर्व करने का काम करेगी, राइट। फॉर एग्जांपल आपने अपनी ही तरह कोई एक बच्चा पैदा करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपना डीएनए निकलवाओगे और उससे फिर आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाओगे और बिल्कुल आपके नेचर वाला एक बच्चा पैदा हो जाएगा। जेनेटिक वेरिएशंस के बहुत कम चांसेस होते हैं अगर आप लैब के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा करवा रहे हो। लेकिन जब आप सेक्सुअल प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस वक्त वेरिएशन अलाउ की जाती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि लेट अस इंडल्ज इनटू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन, और उस औरत का तो अलग से होगा, राइट। उसकी डीएनए इंफॉर्मेशन आपकी डीएनए इंफॉर्मेशन से डिफरेंट होगी, तो दोनों की कंबाइन हो गई और तीसरा जो आपका बच्चा हुआ उसकी डीएनए की जो उसकी
जो उसके डीएनए का शेप होगा, जो उसकी नेचर होगी, राइट, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, दोनों की कंबाइंड होगी, वो सारे फीचर्स, आप दोनों के फीचर्स उसमें होंगे, तो वेरिएशन आई ना। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी वेरिएशन काफी अच्छी आती है, लेकिन वही वेरिएशन, वही डाइवर्सिटी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनती है, नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ से यूपीएससी एक अच्छा स्टेटमेंट बना सकता है। नेक्स्ट एक बात इंपॉर्टेंट है कि देखो फॉर एग्जांपल आपको क्या लगता है कि अगर मान लो आपका जीन किसी घोड़े की बॉडी में डाल दिया, राइट, ओके, किसी घोड़े की बॉडी में डाल दिया, या फिर कहीं भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसको इंस्टॉल कर दिया गया, आपको क्या लगता है कि वो जीन ग्रो करेगा या फिर डाई हो जाएगा, मर जाएगा? लुक, जीन काम कैसे करते हैं, वो डीएनए काम कैसे करते हैं, डीएनए को हर बार अपने आप को रेप्लिकेट करना पड़ता है। ओके, जैसे आपका कोई एक डीएनए है, आपके डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सस्टेन इटसेल्फ। ओके, आपके डीएनए को बार बार रेप्लिकेट करना पड़ेगा, इसमें डिवीजन होगा, एक डीएनए से 2 डीएनए निकलेंगे, 3 डीएनए निकलेंगे, राइट, इस तरीके से आगे डिवीजन होता रहेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपके लिए डीएनए को खुद को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है। और इसी मल्टीप्लिकेशन में जो एक एंजाइम जो आपका डीएनए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ओके, यूजुअली क्या होता है, आपके वही डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर पाएंगे जो क्रोमोसोम के अंदर होंगे, राइट। क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत सारे डीएनए का कलेक्शन, राइट। डीएनए मिल गए, फिर बनेगा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा कि ये एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम, जो कि यूजुअली आपके जो सेल का जो न्यूक्लियस है, जो आपके सेल का केंद्रक, हिंदी माध्यम सेल के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में आपको ये क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। तो जो डीएनए इस क्रोमोसोम के अंदर होंगे, वो अच्छे से रेप्लिकेट कर पाएंगे खुद को। क्यों? क्योंकि वहां पे एक अनदर टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगी, जो कि उसे हेल्प करते हैं खुद को रेप्लिकेट करने में, राइट। तो जो डीएनए आपके क्रोमोसोम के अंदर घुस पाएगा, वो खुद को रेप्लिकेट कर जाएगा, राइट। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है, जब आप एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में कहीं इंस्टॉल करते हो, तो वो खुद को क्रोमोसोम के अंदर नहीं भेज पाता है, राइट। तो इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके स्पर्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाए, तो वहां पे रिप्रोडक्शन संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका डीएनए एंटर ही नहीं कर पाया उस क्रोमोसोमल सीक्वेंस में जहां पे वो खुद को रेप्लिकेट कर सके। तो दिस इज द मेन फंडामेंटल फैक्ट बिहाइंड रेप्लिकेशन। और इसी रेप्लिकेशन को जब एक डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर दे और सिमिलर डीएनए बना दे, राइट, कहां? आपके क्रोमोसोम के अंदर, आपके क्रोमोसोम की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, उसी प्रोसेस को, उसी रेप्लिकेशन के प्रोसेस को हम कहेंगे क्लोनिंग ऑफ डीएनए। आई होप ये क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट भी, डीएनए की क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। लेकिन देखो, ये हुआ आपका नेचुरली डीएनए कैसे ग्रो करते हैं, ये हुआ नेचर की बात कि भैया नेचुरली डीएनए कैसे ग्रो करते हैं। क्रोमोसोम में भेजो, वहां पे आपका डीएनए ग्रो कर जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा। लेकिन एक दूसरे टाइप का डीएनए होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, जब आप एक डीएनए मॉलिक्यूल को उठाओगे, दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल को उठाओगे और इन दोनों को कंबाइन कर दोगे लैब के अंदर, राइट। तो ये देखो, शब्द को तोड़ो, रिकम्बिनेंट और आगे डीएनए, मतलब जिनको रिकम्बाइन करके बना दिया गया हो, उन डीएनए को हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। तो लैब टेस्टिंग के मेथड से आर्टिफिशियली जिन डीएनए को बनाया जाए, 2 डीएनए को कंबाइन करके जिन एक तीसरे प्रोडक्ट को बनाया जाए, उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई होप ये आपको ये टर्म भी क्लियर है। एक और चीज यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना चुका है रिकम्बिनेंट डीएनए ऑलरेडी, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और चीजों से भी। यहाँ पे जैसे एक और टर्म यहाँ पे दी गई है, प्लाज्मिड। देखो, प्लाज्मिड क्या होती है, प्लाज्मिड क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली आपका जो डीएनए है वो आपके
दो स्पेसिफिक जगह में, किसी भी एक सेल में वो दो स्पेसिफिक जगह में मिलेगा। या तो वो आपके न्यूक्लियस में होगा, कोशिका के केंद्रक में, या फिर आपका एक और डीएनए टाइप होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। पर एक और टाइप होता है डीएनए का जो कि वो फ्री लिविंग होते हैं। वो ना तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलेंगे, ना वो आपको कोशिका के केंद्रक में मिलेंगे, न्यूक्लियस में भी आपको वो डीएनए टाइप नहीं मिलेंगे। वो फ्रीली किसी भी सेल के जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में वो फ्रीली घूमते रहेंगे, राइट। और उनका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो ऐसे सर्कुलर टाइप का, राइट, रेप्लिकेटिंग सर्कुलर टाइप का उसका एक स्ट्रक्चर रहता है। ओके, ये फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, कहीं पे भी नहीं आपको मिलेंगे, ना केंद्रक में ना आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेंगे। इन्हीं डीएनए को आप प्लाज्मिड कहेंगे। ओके, इन्हीं डीएनए को आप प्लाज्मिड कहेंगे, मतलब जो प्लाज्मा में फ्रीली पाए जाएं वो डीएनए कहलाएंगे आपके प्लाज्मिड। तो अब आते हैं मेन बात पे। देखो, जो स्टैनले कोहेन थे ये एक साइंटिस्ट थे। देखो, बेसिकली इनका काम था डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी पे ही कुछ काम करना ये चाहते थे, ठीक है। तो अभी हम एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ई कोली बैक्टीरिया, अभी वो उसके बारे में बात आगे आएगी। ओके, तो इस पे इन्होंने बेसिकली रिसर्च की, ई कोली बैक्टीरिया पे। ओके, तो इनकी रिसर्च क्या थी, ये चाहते थे कि भैया आप एक डीएनए को कहीं से निकालो और उसको बैक्टीरिया के अंदर इंस्टॉल कर दो ताकि वो रेप्लिकेट कर सके। ये चाहते थे कि भैया एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डीएनए को हम ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट कर पाएं ताकि उसके बेनिफिट्स को हम उठा पाएं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी एक जीन में, किसी एक डीएनए में कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि वो एक पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट काम करता है, तो इस केस में हम इस टेक्नोलॉजी का, रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, राइट। हम एक जीन लाएंगे, उसमें कुछ फीचर्स ऐड करेंगे और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको रेप्लिकेट करेंगे आर्टिफिशियली, राइट। यही रिसर्च कर रहे थे आपके स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर। ओके, इन्होंने रिसर्च की ई कोली बैक्टीरिया पे, इसका यूज किया है वो अभी हम आगे देखेंगे। आप हैरान होंगे, आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया भी मिलता है। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि भैया देखो, अब आपको अगर रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है लैब में, तो मैंने आपको बताया दो डीएनए को आपको मिलाना पड़ेगा, राइट। तो यूजुअली क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल ये आपका एक जीन है, ओके, मुझे अच्छे से बनाने दो यार ये जीन। फॉर एग्जांपल ये आपका एक जीन है, ओके, ये आपका वन जीन है ना। इसका एक पार्ट, यार ये जीन ठीक से नहीं बन रहा है। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये एक, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है, ओके, तो फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका एक जीन है, तो यहाँ से एक पार्ट आप हटा देंगे, है ना, यहाँ से एक पार्ट आप हटा देंगे, यहाँ दूसरे जीन को आप इंस्टॉल कर देंगे और फिर आपका ये पूरा नया जीन बन गया। इसमें दोनों जीन्स के फीचर ऐड हो गए, इसे हम कहेंगे रिकम्बिनेंट जीन। ओके, अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक जीन का एक पार्ट आपको काट लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक पार्ट आपको काट लेना पड़ेगा। उसी काटने वाली चीज को, जिससे आप ये स्पेसिफिक पार्ट काटोगे सर, उसी काटने वाली चीज को आप कहेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसी काटने वाली चीज को आप कहेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं भैया, ये बेसिकली एक सीजर की तरह काम करते हैं, ठीक है, छुरी की तरह काम करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपकी सेल में, जो कि किसी एक पर्टिकुलर डीएनए के, किसी एक पर्टिकुलर जीन के पर्टिकुलर हिस्से को काट देते हैं, वहां से उसको खाली कर देते हैं, राइट। अब एक बार आपने हिस्सा खाली कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके, अब उसमें आपको नया जीन भी तो भरना है, नया जीन भी तो ऐड करना है। ओके, नया जीन भी तो ऐड करना है। उस नए जीन को ऐड करने के लिए आपको एक जो मटेरियल का यूज करना पड़ेगा, जिससे जो मटेरियल इस नए जीन को इस पुराने काटे हुए जीन में ऐड करेगा, काटे हुए स्पेस में ऐड करेगा, उस मटेरियल का नाम, उस एंजाइम का नाम होगा डीएनए लाइगेज। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा, डीएनए लाइगेज चिपकाएगा नए जीन्स को, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस हिस्से को काटेगा जिस हिस्से को हम नहीं चाहते कि उस जीन में रहे, और डीएनए लाइगेज उस जीन को वहां चिपकाएगा जो हम चाहते हैं कि नया फीचर वो जीन वहां पे लाए, ओके, उसी स्पेस में, राइट। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। अब देखो, हमने चिपकाने की बात कर ली, काटने की बात कर ली, अब उस स्पेस तक वो जीन आपको लाना भी तो पड़ेगा,
वो जीन आपको उस स्पेस तक लाना भी तो पड़ेगा जहां से आपने ऑलरेडी काट लिया हुआ है, राइट। उस स्पेस तक कैरी करने के लिए कुछ वेक्टर्स का यूज किया जाता है, वेक्टर्स का यूज किया जाता है, कैरियर्स का यूज किया जाता है। ओके, उन्हीं वेक्टर्स को हम प्लाज्मिड कहते हैं। देखो मैंने यहाँ आपको बताया प्लाज्मिड्स क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग जीन। अब ये फ्री फ्लोटिंग जीन्स का काम क्या होता है कि भैया एक जो ओरिजिनल जीन है, ठीक है, जिसको आपने चिपकाना है कहीं पे, राइट, जो नया फीचर आपने लाना है, उस ओरिजिनल जीन को ये कैरी करेंगे उस पॉइंट पे जहां इसको ऐड करना है। ओके, जहां इसको ऐड करना है, ये काम कौन करेगा, ये आपका प्लाज्मिड जीन करेगा। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, सबसे पहले काटेगा, स्पेस खाली करेगा, और डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, खाली स्पेस में चिपकाएगा नए जीन को जिसको कि आप चाहते हो कि उस खाली स्पेस में ऐड किया जाए, और वहां तक कैरी कौन करेगा, प्लाज्मिड डीएनए कैरी कौन करेगा, प्लाज्मिड डीएनए। तो ये बेसिकली प्लाज्मिड एक तरीके का एक कैरियर होता है, वेक्टर होता है। जैसे आपका जो मॉस्किटो होता है वो आपके मलेरिया पैरासाइट को, ठीक है, वो कैरी करता है आपकी ह्यूमन बॉडी में, राइट। लेकिन जो प्लाज्मिड है ये आपके सेल में एक तरीके से काम करता है वेक्टर के तौर पे, ठीक है, एक कैरियर का काम करता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस कर दी, और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने एक इन विट्रो डीएनए क्रिएट कर दिया जिसे हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। मैंने क्या बताया था, रिकम्बिनेंट डीएनए मतलब जो लैब के अंदर 2-3 डीएनए के फीचर्स को इकट्ठा करके वो बनाया जाए, उसे हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इसमें जो प्रोसेस लगता है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया, ये ई कोली बैक्टीरिया पे इन्होंने किया, ठीक है। तो ये ई कोली बैक्टीरिया, और ये ई कोली बैक्टीरिया सर आपको हैरानी होगी, ये जानवरों में और आप में, आपके इंटेस्टाइन में ये आपको देखने को मिलेगा। ये ई कोली बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपका जो फूड है ये फूड को वहां पे डिग्रेड करेंगे थोड़ा, है ना, मतलब जो आपने खाना वाना खाया इसको थोड़ा छोटे छोटे हिस्सों में ये काट देंगे ताकि अच्छे से डाइजेशन हो पाए। तो कईयों में देखो इंटेस्टाइन में शिकायत होती है कई लोगों के, कईयों के फैट नहीं पच पाती है, राइट, फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो हो सकता है कि भैया कईयों के पेनक्रियास में भी दिक्कत हो, है ना, राइट। उस वजह से आपका जो लाइपेज एंजाइम है जिसकी वजह से आपकी फैट डाइजेस्ट होती है, हो सकता है वो लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस ही ना हो रहा हो, या फिर दूसरी वजह हो सकती है कि आपका जो ये आइशेरिशिया जो कोली बैक्टीरिया है, ई कोली जो बैक्टीरिया है, हो सकता है ये बैक्टीरिया भी आपका अच्छे से काम ना कर रहा हो। तो ई कोली बैक्टीरिया के बारे में हमने जान लिया, डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जान लिया, डीएनए लाइगेज जो कि चिपकाता है उसके बारे में हमने जान लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि काटता है, ये सीजर का काम करता है, इसके बारे में हमने जान लिया, प्लाज्मिड्स के बारे में हमने जान लिया जो कि फ्री फ्लोटिंग डीएनए है, कैरियर का काम करते हैं। ओके, तो इन सारी चीजों के बारे में हमने जान लिया। बाकी लेक्चर काफी लंबा होता जा रहा है, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में अब कवर करेंगे। आई होप ये सारे लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। अगर ये हेल्पफुल है तो गाइज प्लीज सपोर्ट, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बिल्कुल बेल आइकन पे आपको क्लिक करना नहीं भूलना है। और आपको जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां आप एक बार चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर और तैयारी जारी रखो, बाय।